नमस्कार, ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की बात करेंगे। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसका संबंध कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से भी सरोकार रखती है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम शुरुआत में कुछ बेसिक जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी जो इंडाइसेस है, बहुत सारे सूचकांक हैं, हम उनको एक एक करके देखेंगे। हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये बेसिकली फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस के, हम उनसे शुरुआत करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो हमारा क्या अभिप्राय होता है। हम इस लेक्चर को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम उन सारी बातों की चर्चा करेंगे कि पहले ज्योग्राफर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एनालिसिस कैसे करते थे, फिर समय के साथ में जो क्वालिटेटिव अप्रोच थी, जो गुणात्मक उपागम था, उससे उन्होंने दूरी बनाई और ज़्यादा फोकस करने लग गए क्वांटिटेटिव अप्रोच के ऊपर, मात्रात्मक उपागम के ऊपर, है ना। वो सारी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो परिवहन तंत्र होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस क्षेत्र के किसी भी प्रकार के नियोजन संबंधी निर्णयों को लेने के लिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना जब हम किसी भी क्षेत्र के नियोजन के लिए आगे बढ़ें कि वहाँ का जो परिवहन तंत्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ किस प्रकार की कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी बात की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि परिवहन कई मायनों में नियोजन का एक अनिवार्य पहलू है। हम किसी भी क्षेत्र की प्लानिंग के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट संबंधी जो सुविधाएं हैं, है ना, वो किस तरह की है, वहाँ पर परिवहन संबंधी सुविधाएं किस तरह की है, वहाँ पर परिवहन तंत्र का जाल कैसा है, वहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो किस प्रकार के हैं, जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। ये सारी बातें जानना बहुत आवश्यक हो जाती है जब हम किसी भी क्षेत्र के नियोजन के लिए आगे बढ़ें, जब हम किसी भी क्षेत्र की प्लानिंग की रणनीति तैयार करें। फिर देखिए, परिवहन तंत्र के अध्ययन के पीछे मुख्य उद्देश्य एक स्थान जो है वो कैसे दूसरे स्थान से जुड़ा है ना, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, इसको खोजना है ना। तो और जोड़ने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए, दो बातें हैं, एक कि किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं अलग अलग स्थान, और दूसरा कि और बेहतर तरीके से उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और यही जो है, यही एस्पेक्ट कनेक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। किसी भी क्षेत्र में डिफरेंट लोकेशंस या अलग अलग स्थान आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये उस स्थान की कनेक्टिविटी संबंधी विशेषताओं को तय करता है। और हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में इस बात को भी संज्ञान में लेते हैं या इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हम किस प्रकार से उस कनेक्टिविटी को और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको इष्टतम स्तर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, हम ऐसा कर कैसे सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम नेटवर्क बनाकर ही ऐसा हासिल कर सकते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमारे पास सड़कें हो सकती हैं, हमारे पास रेलवे फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, हमारे पास में वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो कई प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो संभव है। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि जो हमारा पारंपरिक तरीका था ट्रांसपोर्ट के अध्ययन का, ट्रांसपोर्ट स्टडीज़ का, हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट स्टडीज़ थी उसमें कुल वाहन नियंत्रण, कुल परिवर्तनीय लागत, मूल और गंतव्य स्थानों के बीच के संपर्क, है ना, और अन्य सर्वेक्षण आंकड़ों से संबंधित था। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि हमारी जो परंपरागत पद्धति रही है परिवहन तंत्रों के अध्ययन की, उसमें हमारा जो अप्रोच रही, हमारी जो हमारा दृष्टिकोण रहा, हमारा जो उपागम रहा, वो गुणात्मक रहा।
और बाद में हम शिफ्ट किए मात्रात्मक उपागम की ओर, जिसके अंदर हम ग्राफ थियरी की बात करते हैं, बहुत सारे सूचकांकों की बात करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम उन सबको एक एक करके देखेंगे। अब देखो, इस अध्ययन का एक पहलू गणितीय पक्ष है, और आज वो गणितीय पक्ष इस क्षेत्र में बहुत मजबूत है, और नेटवर्क का विश्लेषण करने के लिए गणितीय उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे तरह के मैथमेटिकल टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हम बहुत सारे सूचकांक देखेंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के अनुपात, अलग अलग प्रकार के जो रेशियोज हैं, है ना, उनको हमने अपनाया है। यहीं पर ग्राफ सिद्धांत और कई प्रकार के सूचकांकों का उपयोग परिवहन तंत्र के अध्ययन में आ जाता है। और ये जो ग्राफ सिद्धांत है, बेसिकली ये गणित की ही एक शाखा है। ठीक है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब हम ग्राफ सिद्धांत की बात करते हैं तो ग्राफ सिद्धांत ये बहुत पॉपुलर वे है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हमारे स्टडीज को आगे बढ़ाने का। जब हम ग्राफ सिद्धांत की बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, गणित की एक शाखा है। इसका मतलब जब हम ग्राफ सिद्धांत को ट्रांसपोर्ट एनालिसिस के अंदर शामिल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क स्टडीज में शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब हम अब ज्यादा से ज्यादा मात्रात्मक उपागम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, जब हम ग्राफ की बात करें, है ना, ग्राफ सिद्धांत की बात करें, तो हम किस बात की बात करते हैं? नेटवर्क को कैसे एनकोड किया जाए, है ना, नेटवर्क को कैसे एनकोड किया जाए। अब देखो, आप एनकोड और डीकोड को समझिए पहले, उसके बिना इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके पास, सबके पास फोन है, आपको किसी का नंबर सेव करना है, तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वॉशिंग मशीन का मैकेनिक है जिसका आप नंबर सेव करना चाहते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन की कंपनी जो है सपोज IFB है, आपने उसमें डाल दिया IFB मैकेनिक, ठीक है, और आपने जैसे अपने स्थान का नाम डाल दिया सीकर। यदि आपको नाम पता है मैकेनिक का तो उसको भी शामिल कर दिया। अब ये सब जो है ना, ये आपके कोड बन गए। अब आपको दोबारा, आपकी मशीन खराब हुई और आपको इसका नंबर ढूंढना है अपने मोबाइल में, आप या तो IFB टाइप करोगे, या वॉशिंग मशीन टाइप करोगे, या मैकेनिक टाइप करोगे, है ना, और यदि उसका नाम याद है तो नाम टाइप करोगे, तो यही नंबर रिफ्लेक्ट होके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया, जब आपने उस नंबर को फीड किया और उसको फीड करने के लिए उसको जो भी नामकरण दिया वो कहलाती है एनकोडिंग। और जब आप बाद में उसको रिमाइंड कर रहे हो, है ना, रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो, उस नंबर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये जो आपने एनकोड किया है यही वापस टाइप करके और उस नंबर को डिकोड कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? तो हम क्या करते हैं ग्राफ सिद्धांत में, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, हम उसको एनकोड करते हैं, है ना। तो ग्राफ सिद्धांत में क्या होता है, जो भी हमारा परिवहन तंत्र है उसकी एनकोडिंग होती है। ठीक है, उसके गुणों को कैसे मापा जा सकता है, हम इसको संज्ञान में लेते हैं। इसीलिए आपको पता है ना, हम बहुत सारे तरह की इंडाइसिस, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारी तरह की, है ना, इंडाइसिस या सूचकांक हम बनाते हैं। नेटवर्क का ग्राफ नेटवर्क का अमूर्त रूप होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ नेटवर्क, है ना, कि जो हमें रियल वर्ल्ड के अंदर जो नेटवर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्शन तैयार करते हैं, हम उसका अमूर्त रूप तैयार करते हैं और उसको हम ग्राफ सिद्धांत के अंदर हमारा आधार बनाते हैं और उसी के आधार पे हमारा विश्लेषण आगे चलता है। उसी के आधार पे हम सारे के सारे जो सूचकांक हैं उनकी गणना करते हैं। यह टोपोलॉजिकल रूप से वास्तविक नेटवर्क के समान होता है। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने की है, ये वर्ड टोपोलॉजिकल जो है ये बार बार आएगा। आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा इस टोपोलॉजिकल मैप या टोपोलॉजिकल अरेंजमेंट से मतलब क्या है ना। उसको यदि समझेंगे ना तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की शुरुआत हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये शब्दावली बार बार आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो एक बात ये कर लेते हैं कि टोपोलॉजिकल रूप में हम क्या करते हैं, जो वास्तविक नेटवर्क है, ठीक है, उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो रियल वर्ल्ड नेटवर्क है, हम एक तरह से उसका एब्स्ट्रैक्शन तैयार कर रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार के ग्राफ सिद्धांत के थ्रू नेटवर्क एनालिसिस के लिए। ठीक है,
तो ये जो टोपोलॉजिकल रूप है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकेशंस जो वहां पर पाई जाती हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड या ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी बात, वो कैसे कनेक्टेड हैं। ये दो एस्पेक्ट है इसके, ठीक है, कि जितनी भी लोकेशंस हैं वो स्थान पर, क्षेत्र में किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड हैं, अरेंज्ड हैं, और वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। यही कहलाता है टोपोलॉजिकल अरेंजमेंट, या हम कहें जब शब्द यूज करें टोपोलॉजिकली, तो हमारा तात्पर्य इसी से होता है किस प्रकार किसी क्षेत्र में विभिन्न अवस्थितियां अरेंज्ड हैं, व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में, वास्तविक विश्व में जो डिफरेंट लोकेशंस हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हैं और किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, हम क्या करते हैं, उसी का अमूर्त रूप या एब्स्ट्रैक्शन तैयार करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो रियल वर्ल्ड को पूरी तरह से परिलक्षित करे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वास्तविक विश्व बहुत जटिल होता है। उसकी तमाम जटिलताओं को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वह बहुत हद तक वास्तविक नेटवर्क के समान होता है, और उसमें नेटवर्क के लगभग सभी गुणों को हम शामिल करते हैं, या यूं कहें कि उसमें नेटवर्क के लगभग सभी गुण अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, यह बात शायद समझ में आ गई होगी। अब देखो, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में दो तत्व होते हैं, या यूं कहें कि कोई भी ग्राफ हमारे पास होता है, उसके अंदर हमारे पास दो तत्व होते हैं। एक होते हैं नोड्स या वर्टिसेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं लिंक्स या एजेस या आर्क, है ना, जिनको आर्च भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो ये जो हमारी हो गई, ये हो गई नोड्स, ये तीनों हमारी क्या हो गई, नोड्स हो गई, वर्टिसेस हो गई ये। और ये जो उनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं, ये हमारे लिंक्स हैं। क्या है हमारे, ये हमारे आर्च हैं, ये हमारे लिंक हैं, और इन्हें हम एजेस भी कहते हैं। इसी प्रकार ये जो हैं, ये जो लोकेशंस हैं, ये हमारी शीर्ष भी कहलाती हैं, है ना, हम इनको नोड भी कहते हैं, हम इनको वर्टिसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए ग्राफ को हम कैसे दर्शाते हैं, जी ब्रैकेट में वर्टिसेस कॉमा एजेस, है ना, ये हमारा तरीका होता है ग्राफ को दर्शाने का। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा बहुत जो ग्राफ से संबंधित बातें हैं उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स है उनको तैयार कर रहे हैं। अब देखो, हम बात करते हैं नोड्स की। ठीक है, अभी हमने ये बात की थी कि जो नोड्स होती हैं, जैसे हमने ये कहा कि भाई एक कोई भी स्थान है, वहां पर ये डिफरेंट लोकेशंस हैं। ठीक है, अब ये नोड्स हैं और ये इनको जो जोड़ रही हैं ये लिंक्स हैं। ठीक है, तो जो नोड होते हैं, जो वर्टिसेस होती हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, टर्मिनल पॉइंट हो सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक लोकेशन और है ना, और एक रास्ता ऐसे जा रहा है, और ये इंटरसेक्शन जो है ये भी एक नोड बना रहा है। ध्यान रखना, प्लानर ग्राफ में होता है ऐसा, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, तो ये नोड बेसिकली इंटरसेक्शन नोड है ना, और यहां पर जैसे मान लीजिए ये नोड है, ये नोड है, ये टर्मिनल नोड्स हैं, है ना। ठीक है, बाकी नोड्स भी टर्मिनल हो सकती है, लेकिन ये एंड टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब देखो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी हमारा जो नोड और वर्टिस है, ये ग्राफ के ऊपर क्या होती है, टर्मिनल पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। क्लियर, नोड के बारे में हमारी एक बेसिक बात है, वो यहां क्लियर हो गई। अब देखो, किसी स्थान, जैसे कोई शहर है ना, कोई डिविजनल हेडक्वार्टर है ना, या कोई जैसे मान लो कोई चौराया है ना, या कोई अंतिम किनारा है ना, या कोई ट्रांसपोर्ट हब है, इन सब को नोड के द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए ये क्या है, नोड क्या है, उनका
अमूर्त प्रतीक है। नोड इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ऑल दीज, है ना। नोड क्या है? इन सभी का, ये सभी लोकेशंस हैं। नोड क्या है? इनका अमूर्त प्रतीक है। हमारे जो ग्राफ है उसके अंदर नोड इन सब को दर्शाती है। ठीक है, फिर देखो, यह मापने के आधार पर दूसरे नेटवर्क, है ना, जैसे कोई भी स्टेशन है, टर्मिनल है ना, हार्बर है, एयरपोर्ट है, उनसे भी जुड़ सकता है। और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से किस प्रकार से कनेक्टेड है ना, उसको भी देखते हैं। अब देखो हम अच्छी तरह जान गए नोड क्या होती है। ठीक है, ये टर्मिनल्स होते हैं, ये इंटरसेक्शंस होते हैं, है ना। ये हमारी जो लोकेशंस होती हैं, खूब सारी लोकेशंस की बात की हमने, है ना, ये उनके एब्स्ट्रैक्शन है, ये उनके अमूर्त रूप हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया नोड क्या होते हैं। अब देखो, नोड के ऊपर हम कुछ बातें लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो क्या होती हैं? वो होती हैं ऊंचाई, है ना, आयतन। ठीक है, आयतन से मतलब है वहां ट्रांसपोर्टेशन वॉल्यूम कैसा है उसको, है ना, या कोई अन्य स्थान विशिष्ट आंकड़ा। जैसे मैंने मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया सपोज सीकर, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया 238 मीटर्स, है ना, ये इस नोड के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, तो हम नोड के साथ कुछ इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां इसकी जो एक विशिष्ट इंफॉर्मेशन ये हो गई कि इसका नाम जो है नोड का सीकर है, और फिर मैंने यहां पे लिख दिया कि माध्य समतल से इसकी ऊंचाई 238 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बात हुई नोड की कि नोड क्या होती हैं, है ना, और नोड्स का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? लिंक की। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि नोड्स को आपस में जो जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें लिंक कहा जाता है। ये तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, है ना। दो नोड्स के बीच एक संपर्क मार्ग या लिंक है ये। ठीक है, लिंक मतलब क्या हो गया? दो नोड्स को कोई भी जोड़ने वाला संपर्क मार्ग, ठीक है, या रेखा, इसे हम लिंक कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में परिवहन का बुनियादी ढांचा कैसा है उसको यह प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जो बेसिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, वो कैसा है उसको ये दर्शाती है। इन्हीं के सहारे व्यक्ति, माल, है ना, इन सब की आवाजाही होती है। तो गतिशीलता या आवाजाही जो होती है किन्हीं भी दो अवस्थितियों के बीच, किन्हीं दो नोड्स के बीच, वो इन्हीं लिंक्स के सहारे होती है। इन लिंक्स के सहारे ही मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि कोई एक नोड है I और एक नोड है J। अभी मैं आपको एक आरेख दिखाऊंगा, उसमें आपको ध्यान रखना, ये दो नोड्स का एग्जांपल मैं लेके चलूंगा। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि कोई दो नोड्स हैं, लोकेशंस हैं, एक I है और एक J है। ठीक है, अब इनको जो आपस में जोड़ती है रेखा, है ना, उसे हम कहते हैं, उसे हम आर्च कहते हैं, उसे हम लिंक कहते हैं, उसे हम एज कहते हैं। और इसी के सहारे तमाम प्रकार के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब देखो, इसी लिंक, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया I, ठीक है, ये मेरी एक नोड हो गई, और यहां पर मैंने लिख दिया J, ये मेरी दूसरी नोड हो गई। इनको जोड़ने वाला जो मार्ग है, संपर्क रेखा है, वो मेरी लिंक है। ठीक है, अब इस लिंक के ऊपर भी मैं कुछ सूचनाएं दर्शा सकता हूं। वो सूचनाएं क्या हो सकती है? वो सूचनाएं इसकी लंबाई हो सकती है। सपोज मैंने यहां लिख दिया 63 किलोमीटर। इसका मतलब इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली ये जो संपर्क रेखा है, इसकी दूरी 63 किलोमीटर है। मैंने इसके ऊपर लिख दिया डायरेक्शन, है ना, तो मैं इस पर डायरेक्शन बना भी सकता हूं, है ना। ये टू वे भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पे दिशा दर्शाई जा सकती है। प्रतिरोध, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि गति सीमा जो है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसका मतलब कि इस मार्ग पर वाहनों के चलने की गति जो है उसकी सीमा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्रतिरोध हो गया एक, है ना, ये एक तरह का क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया।
है ना। मैं इसके ऊपर कोई तीखा मोड़ दर्शा सकता हूं, ढाल दर्शा सकता हूं, ठीक है, उनको दिखाया जा सकता है, या कोई भी ऐसी विशिष्ट सूचना जो इस लिंक से जुड़ी हुई है। तो आपको यह समझ में आ गया नोड क्या होता है, नोड के सहारे हम क्या क्या दर्शा सकते हैं, लिंक क्या होते हैं, लिंक के सहारे हम क्या क्या दर्शा सकते हैं। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं कि कुछ और बहुत सारी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम पकड़ रहे हैं वो है सबग्राफ, ठीक है, उपग्राफ या सबग्राफ। तो यहां पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी ग्राफ आप देखते हो, ठीक है, वो स्वयं का उपग्राफ भी होता है। यहां कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रत्येक ग्राफ खुद का उपग्राफ भी होता है। तो पहले तो इस बात को नहीं भूलना है। इस बात को भूलोगे तो हम सब ग्राफ को दर्शाते हैं P के द्वारा। यदि आपने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया तो आप P की संख्या कभी सही नहीं दर्शा पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, ये ग्राफ का एक उपसमूह होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी लोकेशंस आपसे आपस में कनेक्टेड है। पास में एक और छोटा सा ग्राफ बना हुआ है जिसमें कुछ लोकेशंस कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो वो पास वाला जो है वो इस मूल ग्राफ का सब ग्राफ हो गया। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, मूल ग्राफ जो है वो स्वयं अपना भी सब ग्राफ है, अपना भी उपग्राफ है। तो ऐसे केस में P की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 2। अभी आगे ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, बहुत डिटेल में आने वाले टाइम में हम इन चीजों को करने वाले हैं। आज तो हम केवल हमारे फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, ठीक है। तो उपग्राफ की बात समझ में आ गई है ना। यह ग्राफ का एक उपसमूह है और प्रत्येक ग्राफ जो है ना, वो स्वयं का उपग्राफ भी होता है। इस बात को संज्ञान में रखना है। और हम इसको कैसे दर्शाते हैं, हम इसको ग्राफ की जो संख्या होती है उपग्राफों की, हम उसको P के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक होता है प्लानर ग्राफ, है ना, जिसको हम समतल ग्राफ कहते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय होते हैं ये प्लानर ग्राफ। और इनमें एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ये लिंक है ना, और एक ये दूसरा लिंक है, ये आपस में यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, काट रहे हैं ना। प्लानर ग्राफ में इस तरह के इंटरेक्शन विदाउट नोड नहीं होते, ठीक है। प्लानर ग्राफ में यदि इस तरह के इंटरेक्शन है तो निश्चित रूप से वहां पर आपको शीर्ष या नोड मिलेगा। नॉन प्लानर ग्राफ में हो सकता है कि यहां पर एक ओवरब्रिज हो, ठीक है, तो उस केस में जरूरी नहीं कि यह जंक्शन बने, जरूरी नहीं ये जंक्शन बने। बिना जंक्शन के अध्यारोपण हो सकता है, वो होता है गैर समतल ग्राफ के अंदर। और चूंकि ऐसा करने के लिए तीसरी विमा लेनी पड़ेगी, इसलिए गैर समतल ग्राफ जो होते हैं वो त्रिविमीय होते हैं, है ना। नॉन प्लानर ग्राफ जो होते हैं वो त्रिविमीय होते हैं। क्लियर। चलिए पहले यहां इसको प्लानर ग्राफ को पूरा करते हैं, बाद में उसकी बातें करेंगे। तो ये क्या होता है, ऐसा ग्राफ जहां 2 लिंक, है ना, के सभी प्रतिच्छेदन, है ना, ये देखो जैसे कोई भी मान लो 2 लिंक है ना, उसके सभी प्रतिच्छेदन, ठीक है, एक नोड होते हैं। यहां पर आपको नोड मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई भी अध्यारोपण नहीं होता जहां नोड नहीं होती प्लानर ग्राफ में। क्लियर। फिर देखो आगे, देखो ये क्या होता है, ये द्विविमीय होता है, 2 विमाओं वाला होता है, ठीक है। केवल और केवल समतल के ऊपर हम इसको दर्शा सकते हैं, हमें तीसरी विमा की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे देहात की सड़कें हैं, ठीक है, जनरली हम देखते हैं, या बिना फ्लाईओवर की कोई सड़कें हैं, तो इसके अंदर यदि क्रॉसिंग है तो जंक्शन है, ठीक है, वो सब के सब प्लानर ग्राफ के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम आगे बात करेंगे, तो हम चलते हैं अब नॉन प्लानर ग्राफ की ओर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये त्रिविमीय होता है। इसमें 2 लिंक्स का अध्यारोपण कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाए और वहां पर जंक्शन हो, यह आवश्यक नहीं है। और इसी को दर्शाने के लिए
हमें तीसरी विमा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसीलिए त्रिविमीय ग्राफ है ये, है ना। तो गैर समतल ग्राफ या नॉन प्लानर ग्राफ जो होता है, जहां कम से कम दो लिंक, है ना, एक शीर्ष बनाए बिना एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। अध्यारोपण होता है पर किसी प्रकार का कोई वहां पर जंक्शन नहीं बनता, किसी प्रकार की कोई नोड नहीं बनती। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से एक मार्ग, एक लिंक जा रहा है और ये दूसरा लिंक आया और यहां पे ओवरब्रिज आ गया और ये चला गया, ये फ्लाईओवर हो गया ये, ठीक है। यहां पर इनका क्या हुआ, प्रतिच्छेदन हो रहा है यहां पर, ठीक है, अध्यारोपण हो रहा है, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई जंक्शन नहीं है, अर्थात यहां किसी प्रकार की कोई नोड नहीं बनती। क्लियर, कोई शीर्ष यहां पर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे फ्लाईओवर है, जहां सड़कें एक दूसरे को अध्यारोपित तो करती हैं लेकिन जंक्शन बनाने के लिए एक दूसरे को नहीं काटती है ना। अतः इस प्रकार के प्रतिच्छेदन बिना नोड या शीर्ष के होते हैं। क्लियर। चलिए, गैर प्लानर ग्राफ क्या होते हैं उस पर भी हमारी पकड़ हो गई। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डेंसिटी की। देखिए, नाम से ही पता लगता है नेटवर्क डेंसिटी, है ना। अब नेटवर्क डेंसिटी का मतलब यह होता है कि कहीं यदि हम किसी भी क्षेत्र को लें, वहां पर परिवहन का जाल जो है, ठीक है, वो कितना डेंस है। परिवहन का जाल कितना डेंस है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां पर कितनी सारी जो नोड्स हैं वो आपस में कितने लिंक्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं, है ना। उन लिंक्स की लंबाई क्या है, ठीक है। क्षेत्र के संदर्भ में यदि हम उस लंबाई की तुलना करें तो हमें घनत्व का पता लग जाता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो सिंपल हमने दो क्षेत्रों की जनसंख्या बताई कि साहब दो क्षेत्रों की जनसंख्या, दोनों की जनसंख्या 500 है, पर एक क्षेत्र तो जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है और दूसरा क्षेत्र जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है। अब दोनों की जनसंख्या तो 500 है, तो उससे आकार में तो कोई अंतर नहीं है जनसंख्या के, लेकिन यदि घनत्व निकालो तो एक जगह तो 500 की जनसंख्या कितनी दूरी में फैली हुई है, 100 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 5 व्यक्ति हुए। दूसरी जगह इतनी ही बड़ी जनसंख्या केवल 10 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। इसका मतलब वहां पर 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो डेंसिटी यदि नहीं निकालोगे तो कैसे पता लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, नेटवर्क डेंसिटी जब निकालते हैं तो एक क्षेत्र में टोटल जो लिंक लेंथ है वो कितनी है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब हमें नेटवर्क डेंसिटी जो है वो उसका मेजर हमारे सामने निकल कर आता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यदि हम किन्हीं क्षेत्रों की तुलना भी करें तो भी ये हमें जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, नेटवर्क घनत्व किसी परिवहन के क्षेत्रीय घेराव, है ना, जो टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन है, क्षेत्रीय घेराव, किसी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का जाल जो है वो किस तरह से घेराव बनाता है ना, इसको मापता है। प्रति इकाई क्षेत्र में नेटवर्क की लंबाई कितनी है, हमारी जो टोटल लिंक्स हैं, है ना, उनकी किसी निश्चित क्षेत्र में कितनी लंबाई है, ठीक है, ये हमें ट्रांसपोर्ट डेंसिटी में, सॉरी, नेटवर्क डेंसिटी में देखने को मिलता है। नेटवर्क घनत्व जितना अधिक होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, उतना ही क्या होगा, इफिशिएंट होगा, उतना ही कुशल होगा, है ना, उतना ही अधिक विकसित होगा। तो ट्रांसपोर्ट डेंसिटी किसी भी क्षेत्र में जितनी ज्यादा है, उस क्षेत्र का जो 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 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, उस क्षेत्र का जो परिवहन का जाल है, उस क्षेत्र का जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो उतना ही ज्यादा डेवलप्ड है। बहुत सरल तरीका है निकालने का, नेटवर्क डेंसिटी इज इक्वल टू कुल लिंक लंबाई, टोटल लिंक लेंथ। जितनी भी लिंक्स है, जितनी भी रेखाएं हैं जो नोड्स को मिला रही हैं, जितनी भी, उन सब की लंबाई को जोड़ दो और उसमें क्षेत्र का भाग दे दो, है ना, नेटवर्क डेंसिटी निकल के आ जाएगी। चलिए, अब हम आगे इस डायग्राम पे थोड़ा सा रुकेंगे और ये अभी तक जो हमने सीखा उसमें से बहुत सारी बातों को हम यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। कुछ वो बातें भी करेंगे जो हमारे आने वाली स्लाइड्स में काम आ रही हैं। अब देखो, यहां पर आपको ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब नोड्स हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि नोड्स क्या होते हैं।
ये चीज क्लियर हो गई, है ना। ये जितनी भी अवस्थितियां हैं, है ना, ये सब नोड्स हैं। अब ये इनको मिलाने वाले जितने भी मार्ग हैं, ये सब हमारे लिंक हैं। जो भी रेखाएं आपको दिखाई दे रही है वो सब हमारे लिंक है। नोड और लिंक क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, जैसे यहां पर हम देखते हैं कि ये एक ऐसा नोड है, ठीक है, जो इधर के एक गुच्छ को और इधर के एक गुच्छ को आपस में जोड़ रहा है ना। ऐसी नोड को संज्ञा दी जाती है नाभि या केंद्र या हब। ये हब शब्दावली आएगी आगे, तो आपको यहीं क्लियर कर लेनी है। इसे हब कहते हैं। इस प्रकार से यदि कोई भी अवस्थितियां जुड़ी हुई हैं ट्रायंगुलर शेप में, हम उसको त्रिकोण कह देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक ग्राफ ये है ना, ये देखिए एक ग्राफ यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर, और एक ग्राफ आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है ना। ये मुख्य ग्राफ है, ये क्या हो गया, उपग्राफ, ये सब ग्राफ हो गया। यहां P की वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या कहा था, हर एक ग्राफ जो होता है वो अपना उपग्राफ भी होता है। तो इसकी जो उपग्राफ की संख्या हो गई 1, और एक उपग्राफ यहां पर ये रहा, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। यहां P की वैल्यू अर्थात उपग्राफों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब यदि आप इस बात को संज्ञान में नहीं लेते कि हर एक ग्राफ जो होता है ना, वो स्वयं का उपग्राफ होता है, तो यहां पर आप उपग्राफों की संख्या जो है उसको केवल इसी से संदर्भित कर लेते, ठीक है। जबकि जब तक आप इसको स्वयं का उपग्राफ नहीं मानोगे, है ना, तब तक ये संख्या 2 नहीं आएगी। क्लियर। तो शायद समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर हम उपग्राफों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर ये जो अलग अलग आपको गुच्छ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्लस्टर्स। क्या कहते हैं, क्लस्टर्स, ठीक है। यहां पर देखो आपको डायरेक्शन के साथ में एक मार्ग दिखाई दे रहा है ना, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, इसे कहते हैं पाथ, है ना। ये पाथ किसके बीच में है, पाथ के लिए 2 लोकेशन जरूरी है। एक लोकेशन यहां पर ये है, एक लोकेशन ये है। ये जो लोकेशन है दिस इज जे एंड दिस इज आई, है ना। तो ये आई से लेके जे के बीच का ये क्या है, पाथ है। क्या है ये, पाथ आई से जे। मैंने कहा था ना पीछे कि आई और जे अवस्थितियों को ध्यान रखना, आगे मैं आपको एक आरेख में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है पाथ। तो इस तरह से हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात की, कुछ हमने यहां पर इस ग्राफ में हमने कुछ शब्दावलियों की बात की जिनकी चर्चा या तो हम कर चुके हैं या हम आने वाली स्लाइड्स में करने जा रहे हैं, है ना। अब देखो अधिकतम कनेक्टिविटी, है ना, या अधिकतम संपर्कता, उससे हमारा क्या तात्पर्य है, मैक्सिमल कनेक्टिविटी से हमारा क्या तात्पर्य है। तो जैसे मान लीजिए कि एक समतल ग्राफ है, प्लानर ग्राफ है ना। तो उस प्लानर ग्राफ में जो नोड्स होती हैं, है ना, उनकी संख्या और लिंकों की अधिकतम संख्या, इसके बीच में एक संबंध पाया जाता है और वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में नंबर ऑफ नोड्स -2, है ना। कि हमारी जो टोटल जो संख्या होगी लिंकों की, है ना, हमारी जो एजेस की, लिंक्स की जो टोटल संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 3 ब्रैकेट में किसकी, शीर्षों या नोड की संख्या -2। ये फॉर्मूला याद रखना है हमको। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, ये केवल और केवल प्लानर ग्राफ के लिए है, नॉन प्लानर ग्राफ के लिए नहीं है ना। ये केवल समतल ग्राफ के लिए है। समतल ग्राफ जो 2 डायमेंशनल होते हैं, समतल ग्राफ जिनके अंदर कोई भी 2 जो हमारे जो लिंक्स होते हैं वो यदि आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो वहां पर अनिवार्यतः जंक्शन बनता है, अर्थात वहां पर शीर्ष या नोड बनती है। वो होते हैं प्लानर ग्राफ। और यह सूत्र केवल प्लानर ग्राफ पर लागू होता है, नॉन प्लानर ग्राफ पर लागू नहीं होता। ठीक है।
दो से अधिक नोड वाले नेटवर्क में एक अतिरिक्त नोड को शामिल करने से संभावित लिंकों की संख्या बढ़कर 3 हो जाती है। क्लियर? अब इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये जो है ये दो नोड्स हैं और उनको जोड़ने वाली ये एक क्या है? लिंक है। ठीक है। अब यदि आप इस फॉर्मूले में आप यदि मान लो लिंक्स की संख्या निकालो तो E इज इक्वल टू यहां पे कितना है? 3। हमारे नोड्स कितनी है? यहां पे 2 हैं, तो 2 माइनस 2। ठीक है, यही निकल के आएगा ना, है ना? नोड्स हमारी 2 हैं, ठीक है, 2 माइनस 2 और वहां से 3 से गुणा किया, तो बेटा यहां पर आप इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो निकल के क्या आएगा? 0। ठीक है, कुछ भी निकल के नहीं आएगा, है ना? यदि आप इसको 3 करते हो तो कितना आएगा? बराबर 3 माइनस कितना? 1 इज इक्वल टू 2, है ना? लिंक लाइन निकल के कितनी आ जाएगी? 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है किन परिस्थितियों में हम इस सूत्र को लागू करें, किन परिस्थितियों में हम इसको लागू नहीं करें। लागू करना है जब हम समतल ग्राफ की बात करें, ठीक है, तब हमें इसको लागू करना है। और हम इस यहां पर यह ध्यान रखने की है कि 2 से अधिक नोड वाले नेटवर्क में यदि एक अतिरिक्त नोड जोड़ दिया जाए, एक अतिरिक्त नोड और जोड़ दिया, है ना, तो क्या होगा? उसमें लिंकों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी, उसमें एक का इजाफा हो जाएगा, एक उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। एक नोड जोड़ने पर लिंकों की संख्या अब कितनी हो गई? 3 हो गई। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ये 2 लोकेशंस ली, ठीक है ना, 2 नोड है ना, उनको ये लिंक जोड़ रहा है, एक नोड और शामिल कर दी तो क्या हुआ? जब आपस में देखा तो अब एक नोड और जोड़ते लिंक मेरे कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, प्लानर ग्राफ में नोड को छोड़कर लिंकों का कोई प्रतिच्छेदन नहीं होता। यदि प्लानर ग्राफ में लिंक्स आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो जंक्शन बनेगा, शीर्ष वहां होगा, नोड वहां पर होगी, उसके अलावा किसी प्रकार का प्रतिच्छेदन इसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड हम देखते हैं सामने और हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर देखिए आप, नोड कितने हैं? 1 2 3। नोड्स की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब हम लिंक्स की संख्या निकालें कि लिंक्स की संख्या कितनी होगी। तो देखिए लिंक्स की संख्या क्या होगी? E इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 3 है नंबर ऑफ नोड्स, माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 3 ब्रैकेट में 1, इसका मतलब ये कितना आ गया? 3। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो 1 2 और 3। ठीक है, अब यहां पर यदि हमारी नोड्स की संख्या 4 है तो यहां आप 4 लगाओगे, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। 2 को आप गुणा करोगे 3 से, कितना हो जाएगा? 6, है ना? ये देखिए आप, ये हमारे 4 नोड्स हैं। ठीक है, और ये इसमें 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक और ये 6 लिंक, है ना? इसमें कोई 7वां लिंक बनाने की कोई संभावना ही नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हम 7वां लिंक बनाएंगे तो प्रतिच्छेदन होगा तो वहां नोड की संख्या बढ़ जाएगी, फिर वो 4 नहीं रहेगी। जैसे देखो यहां पर जैसे ही आपने एक लिंक और जोड़ा, देखो इसमें आप ना इसमें आए तो आपने क्या किया? यहां पर एक लिंक और जोड़ा, है ना, ये देखो जोड़ा हुआ है ना, जोड़ते ही एक नया नोड बन गया, तो नोड की संख्या कितनी हो गई? 5। अब नोड की संख्या 5 हो गई है तो लिंक्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? लिंक्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 सॉरी ये हो जाएगा 5 माइनस 2। ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9 हो गई। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहां पर एक नोड बाहर और ले ली, है ना, 6 नोड है ना, ये आपकी छठी नोड है। छठी नोड है
तो आपके पास में क्या हुआ फिर 1 2 3, ये 3 लिंक एक्स्ट्रा मिल गए आपको, है ना। तो लिंक्स की संख्या कितनी होगी 12। आप वैसे भी निकालो, 3 ब्रैकेट में कितना 6 - 2, तो 6 - 2 4, है ना। 3 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 12। ये 12 लिंक्स यहां दिखाए हुए हैं। ऐसे ही यहां पे आपने 7 नोड, एक 7वीं नोड और है ऊपर, उस केस में क्या होगा, जैसे ही 7वीं नोड एक्स्ट्रा गई तो क्या हो गया, आप देखो 1 2 और ये 3 लिंक एक्स्ट्रा बन गए। एक नोड जुड़ने से 3 लिंक एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितना हो गया 15। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, है ना। 3 ब्रैकेट में टोटल नोड है 7 - 2, है ना। तो 3 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 15। क्लियर। अब यहां देखो आप, यहां आपने ये देखो 4 है, 4 में आपने क्या किया, एक नोड और जोड़ी 5 हुई, तो लिंक्स की संख्या 6 से बढ़ गई 9 हो गई। एक नोड जोड़ा तो लिंक कितने बढ़े 3। आपने 5 वाले के बाद में एक नोड और जोड़ी तो 6 हुआ तो लिंक 9 से बढ़ के कितने हो गए 12। एक नोड जोड़ा, लिंक कितने बढ़े 3। फिर यहां देखो आपने एक नोड और जोड़ा 7 हुए, है ना। 7 हुए तो जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो 12 से बढ़ के 15 हो गए। कितने जुड़े 3। नोड जुड़ी 1, लिंक जुड़े 3। अब आप यदि इस बात को, मेरी बात को समझ गए हो तो इस लाइन को समझो जो पिछली स्लाइड में थी। 2 से अधिक नोड वाले नेटवर्क में, 2 से अधिक, ध्यान रखना केवल 2 वाले नहीं, 2 से अधिक, ठीक है। क्योंकि 2 वाले की यदि बात करोगे ना आप, यदि केवल 2 वाले की बात करो, देखो 2 से अधिक क्यों बोला गया उसको समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, देखो, है ना। यदि आप 2 वाले के लिए बात करते हो तो नंबर ऑफ लिंक्स कितना होगा, है ना। 2 वाले की बात करोगे तो 3, ठीक है। 2 - 2 तो ये तो 0 हो गया, तो ये 3 × 0 0 हो जाएगा। तो यहां शब्द पे गौर करना, 2 से अधिक, ठीक है, इस शब्द पे गौर करना, है ना। नेटवर्क वाले नेटवर्क में एक अतिरिक्त नोड जोड़ दी, है ना। जैसे मान लो कि एक 3 वाला नेटवर्क आपके पास में पहले से है, ठीक है। 3 वाला नेटवर्क है, तो 3 वाले नेटवर्क के लिए देखो 3 - 2 दैट मींस 1, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई, इसके लिए 3 हो गई। अब आपने इसके अंदर एक नोड और जोड़ी, है ना। 3 की बजाय हो जाएगा 4, ठीक है। 4 - 2 2, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जब 3 था तब वैल्यू थी 3, और जब 3 में एक और जोड़ा 4 हो गई शीर्षों की वैल्यू, नोड्स की संख्या, तो एजेस की संख्या चली गई 6। बढ़ोतरी कितने की हुई 3 की। अब देखो ये लाइन, है ना। 2 से अधिक नोड वाले नेटवर्क में एक अतिरिक्त नोड को शामिल करने से संभावित लिंकों की संख्या बढ़कर 3 हो जाती है ना। लिंक 3 और नए जुड़ जाते हैं, और इसी चीज को बहुत बेहतर ढंग से हमने इस स्लाइड के ऊपर अभी समझा था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम बात करते हैं परिवहन नेटवर्क के स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, है ना, ठीक है। हम बात करते हैं संरचनात्मक विश्लेषण की। यह आज की पद्धति है। पुरानी जो पद्धति थी, अर्थात पुराने समय में हमारे भूगोलविद है वो परिवहन के तंत्र की गुणात्मक व्याख्या ज्यादा करते थे। उससे प्रॉब्लम ये आती थी कि 2 डिफरेंट जो नेटवर्क सिस्टम है उनकी तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता था उसमें जिस लेवल की एक्यूरेसी आनी चाहिए, जिस लेवल की सटीकता झलकनी चाहिए, वो भी नहीं झलकती थी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इसने क्या किया, इसने हमारी जो अप्रोच है उसको क्या किया, उसको क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव बनाया, है ना। तो अब हम जब संरचनात्मक विश्लेषण करते हैं परिवहन के नेटवर्क का, तो हमारे उपागम में एक शिफ्ट दिखाई पड़ता है। अब देखो, नेटवर्क शब्द का उपयोग मूल रूप से किसी दिए गए क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के स्थानिक प्रारूप के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात किसके लिए, स्पाशियल पैटर्न, है ना। हमारी किसी भी क्षेत्र में जो परिवहन की सुविधाएं हैं उनका स्थानिक
प्रतिरूप कैसा है, उनका स्थानिक प्रारूप कैसा है, उनका स्पाशियल पैटर्न कैसा है ना, वो बताता है हमें क्या, हमारे किसी भी क्षेत्र का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से हमें पता लग जाता है कि किसी क्षेत्र में परिवहन का जाल कैसा है ना, उसका स्थानिक प्रारूप कैसा है। ठीक है, अब इसके लिए है ना, इसके विवरण और विश्लेषण के लिए भूगोलवेत्ता जो है ना, वो सदैव तत्पर रहे हैं। भूगोलवेत्ताओं के लिए ये क्षेत्र सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है, उनकी सदैव इसके अंदर रुचि रही है। लेकिन हमारे जो हमारे पुराने भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, वो उपयोग की जाने वाली जो विधियां थी उसमें शामिल करते थे दूरियों को, क्षमता को, प्रवाह को, है ना, नेटवर्क घनत्व को, ठीक है, या जो समकालिकता होती है जिसको हम आइसोक्रोन्स कहते हैं कि भाई किसी एक स्थान से डिफरेंट डायरेक्शंस में किसी निश्चित समय में हम कितनी कितनी दूरी तक कौन कौन से पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, उनको शामिल करते थे, है ना। अब इस तरह के जो सूचकांक है, ठीक है, वो हम उपयोग में लेते थे पुराने समय में, ठीक है, जब हम किसी भी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस करते थे। तो देखिए, जब हम इस तरह के टूल्स लेंगे, डिस्टेंस ली हमने, क्षमता ले ली, प्रवाह ले लिया, है ना, हमने नेटवर्क डेंसिटी ले ली, आइसोक्रोन्स ले लिए, इस तरह के सूचकांक लेंगे तो इससे पूरी पार नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम जो हमारे परिवहन तंत्र की जो गूढ़ विशेषताएं हैं, हम उनका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह परिवहन नेटवर्क के सामान्य प्रारूप को कैसा मानते थे वो लोग, रेखिक, है ना, कि सामान्यतः जो प्रारूप, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पुराने समय में हमारे भूगोलवेत्ता इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। वो नेटवर्क को कैसा बताते थे, लीनियर बताते थे, है ना, ट्री लाइक, है ना, जैसे जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, उस तरह का ट्री लाइक, ठीक है, ग्रिड आयरन के जैसा, है ना, या रेडियल पैटर्न, है ना, जिसके अंदर अरी जिसको बोलते हैं, जिसमें एक केंद्र से चारों दिशाओं में मान लीजिए कि परिवहन मार्ग निकल रहे हैं, एजेस निकल रही हैं, लिंक्स निकल रहे हैं, है ना, वेब के जैसा, है ना, जैसे मकड़ी का जाल होता है, ठीक है, आदि मौखिक शब्दों में वर्णित किया जाता था, ठीक है। आपने पुराने समय में भूगोलवेत्ता किस तरह के सूचक इस्तेमाल करते थे, उनको देखा पिछली स्लाइड में। यहां देखा कि वो परिवहन नेटवर्क के सामान्य रूप, जो सामान्य उसका रूप होता था, उसको इस तरह से मौखिक रूप से वर्बली वो उसको दर्शाते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि ये जो तरीका था, इसमें दो खामियां थी, दो कमजोरियां थी। हम उन कमजोरियों की बात करते हैं। पहला, हम बढ़िया तरीके से डिफरेंट जो एरियाज हैं, उनके जो परिवहन तंत्र है, उनकी आपस में तुलना करने में सक्षम नहीं थे। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारा जो विश्लेषण था पहले, उसमें गुणात्मक पक्ष ज्यादा था, वो ज्यादा क्वालिटेटिव था, और उसकी वजह से तुलना जो है, ठीक है, वो मुश्किल थी। नंबर दो, कि सामान्य प्रारूप के केवल सतही विशेषताओं तक ही हमारी पहुंच थी, है ना। जैसे हमने कहा कि परिवहन नेटवर्क का सामान्य प्रारूप कैसा है, तो इस तरह से बोल दिया करते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, केवल और केवल जो सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सर्कुलेट करने में सक्षम थे। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, उनकी इस पुरानी पद्धति से दूरी बनती गई, है ना। इस पुरानी पद्धति से दूरी बनी, और हमने क्या किया, नए जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो तरीके हैं उनको अपनाया, ठीक है। और हमने उसमें किसको अपनाया कि किसी भी क्षेत्र में जो अवस्थितियां हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, है ना, किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड हैं। हमने कहा इसको टोपोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना, ठीक है, वो किस तरह से कनेक्टेड है, इसको आधार बनाना शुरू किया। और फिर हमारा एनालिसिस जो है वो क्या हो गया, अब शिफ्ट हो गया क्वालिटेटिव अप्रोच से क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ, ठीक है, अर्थात गुणात्मक उपागम से मात्रात्मक उपागम की ओर। तो परिवहन नेटवर्क की अंतर्निहित विशेषताएं, जिन्हें टोपोलॉजिकल अनुपात या डेटोर सूचकांकों के संदर्भ में किसी क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क को बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है। और अब हमारी परिपाटी जो है
वो उसी पर चलने लगी। इसका मतलब पुराने समय में हमारे भूगोलवेत्ता जिन उपागमों को लेकर चलते थे, जिन सूचकों का उपयोग करते थे और जिस तरह से परिवहन तंत्रों के सामान्य प्रारूपों को वर्णित करते थे, वो ज्यादा गुणात्मक था। ठीक है, और उसके अंदर हमें किन्हीं दो क्षेत्रों के या दो से अधिक क्षेत्रों के परिवहन तंत्रों की तुलना करने में कठिनाई होती थी। ठीक है, यदि करते थे तो उसमें वो गुणवत्ता नहीं आती थी और हमें किसी भी क्षेत्र के परिवहन जाल के बारे में सतही जानकारियां मिलती थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, परिवहन नेटवर्क की जो अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं, है ना, जिसमें टोपोलॉजिकल अनुपात आते हैं, बहुत सारे तरह के जो रेशियोज हम काम लेते हैं, है ना, डिटोर इंडेक्सेस आते हैं, उसके संदर्भ में किसी क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क को समझने के प्रयास की और हम लोग अग्रसर हो गए। ठीक है, हमने ये महसूस किया कि हम टोपोलॉजिकल जो रेशियोज होते हैं और जो डेटोर इंडेक्सेस होती हैं, इंडाइसेस होते हैं, सूचकांक होते हैं, ठीक है, हम उसका उपयोग करके नेटवर्क को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, बेहतर तरीके से वर्णित कर सकते हैं। ऐसा हम यदि करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम गुणात्मक उपागम से शिफ्ट हो जाएंगे किस तरफ, मात्रात्मक उपागम की तरफ। ठीक है ना। चलिए ये नेटवर्क के अधिक सार्थक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं और बेहतर ढंग से किसी परिवहन नेटवर्क की कुशलता की कोटि को वर्णन करते हैं। इसका मतलब यदि हम टोपोलॉजिकल रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं, अब ये जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब क्या है, ये टोपोलॉजिकल रेशियोज हैं, है ना। हम डेटोर सूचकांकों का उपयोग करते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बढ़िया तरीके से उसको वर्णित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, उसकी कुशलता की कोटि, उसकी जो डिग्री ऑफ इफिशियंसी है, उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ऐसा मानना था कोल और किंग का। तो समझ में आई बात कि किस तरह से हमारे जो पुराने भूगोलवेत्ता थे, हम उनके गुणात्मक उपागम से धीरे धीरे मात्रात्मक उपागम की तरफ शिफ्ट होने लगे। ठीक है, अब देखो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि विशुद्ध रूप से यदि हम केवल और केवल गुणात्मक उपागम रखकर ही किसी क्षेत्र के या किन्हीं क्षेत्रों के परिवहन तंत्रों का विश्लेषण करेंगे तो वो अधूरा होगा। ठीक है, हम उसके अंदर लैक करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ इफिशिएंसी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम उसकी ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ तुलना हमारे लिए संभव नहीं होगी, है ना। हम किसी भी परिवहन नेटवर्क की जो अंतर्निहित विशेषताएं होती है, जो उसकी जो गूढ़ विशेषताएं हैं, उनको नहीं बता पाएंगे, हमारा वर्णन केवल सरसरा या सतही रह जाएगा। क्लियर। तो विशुद्ध रूप से गुणात्मक जो उपागम है वो किसी भी नेटवर्क की विशेषताओं को वर्णित करने हेतु पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। क्लियर। भूगोलवेत्ता मात्रात्मक तरीके से नेटवर्क की जांच करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने किसको अपनाया, उन्होंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस को अपनाया, उसकी तरफ आगे बढ़े। और उसी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम अलग अलग तरह के जो टोपोलॉजिकल रेशियोज हैं उनको लेते हैं, डेटोर इंडेक्सेस को लेते हैं। ये सब स्ट्रक्चरल एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, ये सब संरचनात्मक विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। क्लियर। संरचनात्मक विश्लेषण मात्रात्मक उपागम से संबंधित है ना। तो नेटवर्क विशेषताओं को मापने के कई सूचकांक विकसित किए गए, जैसे मैंने अभी बताया ना, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, कई सारे सूचकांक विकसित किए गए। ठीक है, इनमें से अधिकांश ग्राफ सिद्धांत और गणित की अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित हैं। ठीक है, और ग्राफ सिद्धांत क्या है, वो गणित की एक शाखा है। ठीक है, नेटवर्क विश्लेषण के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा से पहले नेटवर्क की ज्यामिति का वर्णन करना आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो लेक्चर है, हम बेसिकली अभी यहां पर फंडामेंटल्स तैयार कर रहे हैं। हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि वो एक बार पहले इन बेसिक चीज़ों को समझे, तब वो क्या करेगा, बेहतर तरीके से समझेगा कि भाई स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, है ना, टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस क्या होती हैं। ठीक है,
तब हम बात करेंगे एक एक करके कि ये टोपोलॉजिकल इंडेक्सेस हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विश्लेषण के लिए आधार बनाते हैं। क्लियर? अब देखो, परिवहन नेटवर्क का विश्लेषण भौगोलिक अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की स्टडीज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एक पूरी की पूरी ब्रांच के रूप में विकसित हो गई है। ठीक है, परिवहन नेटवर्क अत्यधिक जटिल स्थानिक प्रणालियां हैं। हम कोशिश करते हैं इसका रेप्लिका डेवलप करने की, है ना। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसका एक हूबहू रूप तैयार करने की। उसी दिशा में हम क्या करते हैं, टोपोलॉजिकल अप्रोच को अपनाते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि टोपोलॉजिकल अप्रोच में हम बहुत सारी चीजों को शामिल कर लेते हैं जो वास्तविक परिवहन तंत्र या परिवहन के जाल से संबंधित है, फिर भी समस्त चीजों को शामिल करना कभी संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है। तो परिवहन नेटवर्क अत्यधिक जटिल स्थानिक प्रणालियां हैं और उनका विश्लेषण ग्राफ सिद्धांत पर आधारित है। हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं अब मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर, है ना, ग्राफ सिद्धांत के ऊपर, है ना, डिफरेंट इंडाइसेस के ऊपर, सूचकांकों के ऊपर, है ना। एक क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली बिंदु से बिंदु संचलन, है ना। अब देखो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। बिंदु से बिंदु, दैट मीन्स बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स वी आर कंसर्न विथ नोड्स, पहली बात, है ना। दूसरी बात आती है संचलन, मूवमेंट। मूवमेंट किसके साथ होगा? अलोंग द लिंक्स, है ना, लिंक्स के सहारे होगा, एजेस के सहारे होगा। तो हमारे लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाएगी यहां पर, एक नोड और दूसरा लिंक। ठीक है, तो परिवहन प्रणाली बिंदु से बिंदु संचलनों का एक संयोजन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, है ना। इस रूप में देखा जाता है इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में या ग्राफ सिद्धांत के तौर तरीकों में एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को, जो मूल और गंतव्य के बीच होती है ना। एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, मूल स्थान, एक होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान। उन दोनों के बीच क्या होती है? क्या होती है? मूवमेंट, है ना। तो मूल स्थान एक पॉइंट है, बिंदु है, गंतव्य स्थान एक बिंदु है, उन दोनों के बीच में जोड़ने वाला एक लिंक है और उस लिंक के सहारे मूवमेंट होता है ना। मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ आइडियाज, मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना। उसके सहारे वस्तुओं की आवाजाही, व्यक्तियों की आवाजाही और विचारों की आवाजाही भी इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, बिंदु से बिंदु संचलन सभी प्रकार के प्रवाह का आधार है और स्थानिक व्यवस्था के लिए ये उत्तरदायी है। अब शायद मैं इस बात को समझाने में सफल हुआ हूं कि एक नेटवर्क को किस रूप में हम अब देखने लगे हैं जब हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब हम संरचनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब अलग अलग बिंदु चाहे 1, 2 या 3 विमीय स्थान में हो, एक संरचना में एक साथ जुड़े होते हैं, है ना। ठीक है, अलग अलग बिंदु जो हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं वो। ठीक है, वो लोकेशंस जो हैं वो किसको दर्शाती हैं? वो अलग अलग स्थानों को दर्शाती हैं, है ना। और वो जो स्थान है वो क्या है? नोड है, और वो आपस में जुड़े हुए किससे? लिंक्स से। ठीक है, तो अलग अलग बिंदु वो 1, 2 या 3 विमीय स्थान में हो सकते हैं। बेसिकली वो 2 या 3 विमीय स्थान में ही होंगे। ठीक है, और एक संरचना में एक साथ जुड़े होते हैं, वही नेटवर्क है, वही नेटवर्क है ना। कि डिफरेंट जो नोड्स हैं वो किस तरह से एजेस से कनेक्टेड हैं, है ना। किस तरह से डिफरेंट जो लोकेशंस है वो आपस में किसी क्षेत्र में 2D या 3D पैटर्न के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे नेटवर्क में क्या होता है? माल, व्यक्ति, सूचनाओं आदि का प्रवाह, मूवमेंट देखने को मिलता है अलोंग द एजेस बिटवीन द नोड्स, है ना, लिंकों के सहारे और शीर्षों के बीच, है ना। ये मूवमेंट है व्यक्तियों का, वस्तुओं का, विचारों का है। इससे क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित होती है। किसी भी क्षेत्र में विभिन्न अवस्थितियों के बीच, है ना, जो लिंक्स है उनके सहारे किस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसी से बनता है किसी क्षेत्र का रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ऐसा रॉबिन्सन और बैमफोर्ड का मानना था और ये सही भी है ना। अब देखो हम यहां देखते हैं कि क्षेत्रीय
परिवहन जो नेटवर्क विश्लेषण है वो किस पर किया जाता है? टोपोलॉजिकल मानचित्र पर किया जाता है ना। इसको हम क्या करते हैं? आधार बनाकर काम करते हैं जब हम क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? एक टोपोलॉजिकल मानचित्र या ग्राफ एक परिवहन नेटवर्क को उसके सरलतम रूप में ला देता है। मैंने क्या कहा आपको कि हम इसमें वास्तविक विश्व की अधिकतम जो विशेषताएं हैं उसको परिलक्षित करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हम कोशिश करते हैं कि वास्तविक विश्व को हम सरलतम रूप में प्रदर्शित करें। वही प्रयास है टोपोलॉजिकल मैप्स के अंदर, है ना। वही प्रयास किया जाता है टोपोलॉजिकल मानचित्रों के निर्माण में। सरलतम रूप में हम किसी भी क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क को उसमें दर्शाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा सरलतम मानचित्र हमें परिवहन नेटवर्क की विशेषताओं को अधिक आसानी से समझने में मदद करता है। ये हमारा बेस है ना। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, जो संरचनात्मक विश्लेषण होता है उसके लिए, ग्राफ सिद्धांत के लिए, उसके उपयोग के लिए ये हमारा टोपोलॉजिकल मैप हमारा आधार है, जो वास्तविक विश्व जो रियल वर्ल्ड है ना, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको सरलतम रूप में, है ना, इजी फॉर्म के अंदर हमें दर्शाता है। और वो जो इजी फॉर्म है, ठीक है, वो वास्तविक विश्व की अधिकतम विशेषताओं को समाहित किए हुए है। क्लियर? अब टोपोलॉजिकल मानचित्र जो होता है, टोपोलॉजिकल मैप होता है, उस, है ना, में रेखा प्रारूप या नेटवर्क को उसकी टोपोलॉजिकल विशेषताओं के संदर्भ में वर्णित किया जाता है, जो दूरी और दिशाओं पर निर्भर नहीं करते। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नोड्स कितने हैं, नोड्स कहां कहां पर हैं, नोड्स लिंक्स से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। इसलिए क्या है, एक तो कॉन्टिग्यूटी, निकटता, और सापेक्ष अवस्थितियां, रिलेटिव लोकेशंस जो हैं, ठीक है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए लिंक्स महत्वपूर्ण है, हमारे लिए जंक्शंस महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इनकी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हम टोपोलॉजिकल मैप्स के अंदर इन्हीं पर निर्भर होते हैं। हम इन्हीं को सहारा लेकर हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, टोपोलॉजिकल जो नेटवर्क एनालिसिस है उसमें हम क्या करते हैं? हम ग्राफ सिद्धांत को अपनाते हैं। ठीक है ना। और इसके लिए क्या करते हैं? हम नेटवर्क को ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, जो टोपोलॉजिकल मैप के अंदर हम करते हैं। इस ग्राफ में हम परिवहन प्रणाली की केवल टोपोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शामिल करते हैं, टोपोलॉजिकल जो गुण हैं उनको शामिल करते हैं, अर्थात जो हमारी नोड्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो किस तरह से डिफरेंट लिंक से जुड़ी हुई है ना, इन सब चीजों को हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, ना कि किसी नेटवर्क के सभी गुणों की पूरी श्रृंखला को। रियल वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर्स नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड का जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको ईजिएस्ट फॉर्म के अंदर टोपोलॉजिकल मैप के रूप में दर्शा रहे हैं, और उसके लिए हम जो हमें आवश्यक तत्व चाहिए, है ना, उन सब को शामिल कर रहे हैं, ताकि हम ग्राफ सिद्धांत के अंतर्गत एनालिसिस कर सकें। ठीक है, यह परिवहन प्रणाली के संरचनात्मक गुणों के माप के लिए आधार प्रदान करता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की ओर आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को यदि आप बढ़ोगे तो आपको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी ना, और ये जो टोपोलॉजिकल मैप्स है ये हमें वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें देते हैं, वो हमें बताने में सक्षम है। अब देखो, ये रियल वर्ल्ड नेटवर्क है ना, ये यहां पे 3 लोकेशंस हैं, और ये इस तरह से ये मार्ग हैं जिनसे वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम टोपोलॉजिकल मैप में कैसे दिखाते हैं वो देखिए आप। ये देखिए, हमने इसको सरलतम रूप के अंदर वो तीनों नोड को ले लिया। ठीक है, हमने तीनों नोड को ले लिया और बिल्कुल सरलतम रूप में उसको दिखाया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, है ना, ये वास्तविक विश्व में परिवहन तंत्र है। ठीक है, और ये हमने क्या किया है, हमने उसको टोपोलॉजिकल मैप के अंदर कन्वर्ट किया है ना। ये टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस है। यहां पर देखिए आप, ये अलग अलग स्थान है ना, ए है, बी है, ठीक है, एफ है, सी है, डी है ना, ई है, डी है।
ये सब अलग अलग स्थान जो है ये नोड्स बनाते हैं, शीर्ष बनाते हैं, है ना। और ये जो है ये वो लिंक्स हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, इसी का जो टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस है ना, इसको हम टोपोलॉजिकल मैप के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम इस वास्तविक विश्व का जो सरलतम रूप बनाते हैं टोपोलॉजिकल मैप में, वो ये है ना। यहां पर देखो नंबर ऑफ नोड्स उतनी की उतनी रहेगी, नंबर ऑफ लिंक्स उसी संख्या में रहेंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, उसको इजीएस्ट फॉर्म के अंदर टोपोलॉजिकल मैप के रूप में प्रदर्शित किया है। अब देखो हम एक थोड़ा सा चर्चा करेंगे नेटवर्क ग्राफ्स एंड टाइप्स की, है ना। बहुत आसान है। टोपोलॉजिकल नेटवर्क या ग्राफ जो है, ठीक है, उसमें कई प्रकार के तत्वों को पहचाना जाता है। जैसे हम देखते हैं कि नेटवर्क में जो भी हमारे ऑब्जर्व्ड रिलेशंस हैं, ठीक है ना, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं, उनकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम टोपोलॉजिकल नेटवर्क या ग्राफ में क्या करते हैं, कई सारे तत्वों की पहचान करते हैं, और ये जो तत्व हैं ये नेटवर्क के प्रेक्षित संबंधों, ऑब्जर्व्ड जो हमारे रिलेशंस है, उनको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल या सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे परिवहन नेटवर्क में अलग अलग अवस्थितियां हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोकेशंस को नंबर ऑफ नोड्स के रूप में लेते हैं, नंबर ऑफ जो लिंक्स के रूप में लेते हैं, जितने भी वहां पर जो जोड़ने वाले मार्ग हैं उनको, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लिया हमने उनको, है ना, या सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हैं हम उनको, ठीक है। तो वर्टिसेस या नोड्स जो होती हैं, ये वो बिंदु होती हैं जो ग्राफ के मूल तत्व बनाती हैं, क्योंकि नोड्स नहीं होगी तो फिर लिंक्स कहां से होंगे, क्योंकि नोड्स को जोड़कर ही तो लिंक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मूल तत्व बनाते हैं, उन्हें सामान्यतः वर्टिसेस के रूप में जाना जाता है, इनको हम नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में, नोड्स के बाद में जो अगली बात आती है वो आती है हमारे लिंक की, है ना। हम लिंक को आर्च भी कहते हैं, एज भी कहते हैं, लिंक्स तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। ये लिंक्स जो हैं ये बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये नोड है ना, ये इनको जो जोड़ती हैं ये लिंक्स हैं, ठीक है, पहले भी बात हो चुकी है ना। एक शब्दावली आती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रदेश, क्षेत्र या पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं रीजन्स और फेसेस, ठीक है। ये शब्दावली अभी तक हमारी नहीं आई थी अब तक की स्लाइड में, यहां इसको समझना। जो हमारे लिंक्स होते हैं ना, उनसे आबद्ध क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक नोड और है, यहां पर एक नोड और है, और सपोज ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो अलग अलग हमारे लिंक से मिलकर ये जो आबद्ध क्षेत्र, बंद क्षेत्र बन रहा है, ये है फेस या रीजन, ठीक है। तो किनारों या लिंकों द्वारा आबद्ध क्षेत्रों को प्रदेश, क्षेत्र या पृष्ठ के रूप में दर्शाया जाता है। मैं समझ रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज है जिनका भी जिक्र अभी हम यहां पर करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि जब नोड्स या वर्टिसेस दो या अधिक क्षेत्रों के जंक्शन पर स्थित होती है ना, जंक्शन पर स्थित होती है, तो प्रभावित जंक्शनों की संख्या के अनुसार उन्हें 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड आदि कहा जाता है। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कैसे। आप यहां ये समझो कि नोड है, नोड जो होती है वो 2 नोड भी हो सकती है, 3 नोड भी हो सकती है, 4 नोड भी हो सकती है। कब देते हैं हम इनको ये इस तरह का जो नामावली कब देते हैं, 2 या अधिक क्षेत्रों के जंक्शंस पर स्थित हो, ठीक है। और एक नोड एक लिंक के अंत में यदि हो तो हम उसको कहते हैं अंतस्थ नोड, है ना, या हम उसको कह सकते हैं एंड टर्मिनल, है ना, उसको हम एंड नोड भी कह सकते हैं। अब ये पहले मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखो ये एक नोड तो है ही, है ना, सॉरी, ये देखो ये एक नोड है ना। यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डी नोड का नाम है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 नोड, क्योंकि ये यहां 2 डिफरेंट नोड्स के साथ में कनेक्टेड है। यहां ये सी है, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 नोड। ये सी नोड जो है ये इधर बी से कनेक्टेड है,
है ना, लिंक के द्वारा, ए से कनेक्टेड है लिंक के द्वारा, डी से कनेक्टेड है लिंक के द्वारा, तो 3 से कनेक्टेड है। ये एक ऐसा जंक्शन है जो 3 नोड से कनेक्टेड है, इसलिए कहा 3 नोड। ये अंत में है एफ, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एंड नोड, है ना, अंतस्थ शीर्ष है ये। और एंड नोड जो है ना, वो जो बाकी नोड्स हैं उनसे किस तरह कनेक्टेड है, देखो ये एक लाइन है जो इसको इस तंत्र से जोड़ती है, उसे कहते हैं शाखा या ब्रांच। शाखा या ब्रांच, ये शब्दावलियां हमारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये शब्दावलियां यदि हमारी क्लियर नहीं है तो हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में के एनालिसिस में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अब देखो, जो किनारे हैं जिनको हम लिंक्स कहते हैं, ठीक है, ये लाइनें हैं जो मार्गों का प्रतिनिधित्व करती है। हमने देखा ना, ये क्या है, मार्ग है, ठीक है, नोड्स को जोड़ती है। केवल एक लिंक 2 नोड्स को जोड़ सकता है, एक लिंक, ठीक है। अंतस्थ नोड की ओर जाने वाली जो भी लिंक होती है उसको हम ब्रांच या शाखा कहते हैं। अभी अभी हमने इस चीज को आरेख में समझने की कोशिश की थी। अब एक नई शब्दावली और है जिस पर भी हमें ध्यान देना होगा। एक शब्दावली आती है पाथ, है ना, ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स, बस इतना से समझना, है ना, ये लिंकों का समूह है। आपको ध्यान है तो पीछे एक आरेख में मैंने आपको आई नोड से जे नोड तक, है ना, 3 लिंक्स से मिलकर बना एक पाथ दिखाया था, यदि आपको पिछली स्लाइड याद हो तो, है ना। तो मार्गों का एक संग्रह या समूह है या कॉम्बिनेशन है या कलेक्शन ऑफ रूट्स है, ठीक है, या लगातार लाइनों या लिंकों का एक समूह है जो नोड्स की श्रृंखला को एक साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं पाथ, है ना। एक चित्र दिखाएंगे, उसमें ABCD एक पाथ बनाता है, वो अभी चित्र आएगा तब मैं दिखाऊंगा आपको। एक और शब्दावली आती है सर्किट, ठीक है, ये बंद पथ द्वारा बनते हैं, है ना, जब बंद पथ जो होते हैं उसके द्वारा बनते हैं। तो जो सर्किट के अंदर का क्षेत्र है वही क्या है, फेस है या रीजन है, वही क्या है, फेस है या रीजन है, ठीक है। चलिए, ये शब्दावलियां भी क्लियर हुई और आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आप, है ना, यहां पर आप देखिए, ये आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यों, एनक्लोज सिस्टम बन रहा है ना, लिंक्स आपस में बंद हो जा रही है। तो ये जो अंदर वाला भाग है, जो सर्किट बन रहा है, उसके अंदर वाले भाग को हम रीजन या फेस कह सकते हैं। क्लियर, ये एक सर्किट हो गया, ये दूसरा सर्किट हो गया, है ना, ठीक है। जैसे देखो, हम यहां पर ध्यान दें तो ये हमारा एक सर्किट हो गया, ठीक है। हम यदि यूं कहें कि यहां ये वाला क्षेत्र देखें, ये वाला क्षेत्र, तो ये भी मिलकर एक सर्किट बना रहा है ना, इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर। इधर ये ट्रायंगल के अंदर देखें तो भी एक सर्किट बन रहा है, तो खूब सारे सर्किट बन रहे हैं यहां पे। अब देखो, सारे सर्किट मौलिक सर्किट नहीं होते हैं, ठीक है ना। कुछ सर्किट जो होते हैं वो फंडामेंटल सर्किट्स होते हैं। अब फंडामेंटल सर्किट देखो यहां कौन से हैं, ए, बी और सी, इस सर्किट को ले लीजिए आप, ये फंडामेंटल सर्किट हैं। क्यों, क्योंकि सर्किट के अंदर कोई भी सर्किट नहीं है, वो फंडामेंटल सर्किट होते हैं। फिर आप यहां ले लीजिए ए, सी, डी, फंडामेंटल सर्किट है, क्योंकि सर्किट के अंदर कोई सर्किट नहीं है। लेकिन यहां पर ले लीजिए ए, बी, सी, डी, ए, ये फंडामेंटल सर्किट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सर्किट है, ठीक है। तो सर्किट और फंडामेंटल सर्किट का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। बाकी जो इसमें दिया हुआ है उसको हमने थोड़ी ही देर पहले हमने देखा और समझा था। अब देखो, उदाहरण के लिए चित्र में ए, बी, सी, डी, ए, जो मैंने लास्ट में बताया था आपको, है ना, और ए, सी, डी, ए सर्किट है। सर्किट तो वो सारे ही है ना, जो हमने 3 दिखाए थे वो सर्किट तो है ही। उनमें से कौन से फंडामेंटल और कौन से फंडामेंटल नहीं है, उनकी बात है, ठीक है। एक सर्किट जिसमें कोई अन्य सर्किट नहीं होता, एक सर्किट जिसमें कोई अन्य सर्किट नहीं होता, उसे एक
फंडामेंटल सर्किट या मौलिक सर्किट कहते हैं। और इस चित्र के अंदर हमने जो देखे थे वो कौन कौन से थे? वो थे ABCA और ACDA, है ना, ABCA और ACDA, ये फंडामेंटल सर्किट्स हैं। ABCDA ये फंडामेंटल सर्किट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्किट है। ठीक है, फंडामेंटल सर्किट के अंदर सर्किट नहीं होते। ठीक है, क्या लिखा है? ABCDA से अलग है। ठीक है, एक क्षेत्र या पृष्ठ एक मौलिक सर्किट से घिरा हुआ क्षेत्र होता है ना, जिसको हमने चित्र में दिखाया है। जो फेस होता है या रीजन होता है वो मौलिक सर्किट के अंदर का क्षेत्र होता है। क्लियर? धीरे धीरे सारी शब्दावलियां क्लियर हो रही है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। एक दो शब्दावलियों की और बात करते हैं। एक तो आता है संबद्ध और असंबद्ध नेटवर्क, कनेक्टेड और अनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड नेटवर्क, है ना। और एक बात आती है उन्मुख और गैर उन्मुख ग्राफ, दैट मीन्स ओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। इन दोनों शब्दावलियों पर हम फोकस करते हैं इस स्लाइड में। देखो, संबद्ध और असंबद्ध नेटवर्क, है ना। एक नेटवर्क को जुड़ा हुआ या संबद्ध तब कहा जाता है जब विभिन्न शीर्षों को जोड़ने वाली रेखाओं या किनारों का अनुसरण करके किसी एक शीर्ष से अन्य शीर्ष तक पहुंचना संभव हो सके। तब हम कहेंगे कि हमारा जो हमारा नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। मैंने आपको एक आरेख दिखाया था शुरू में, जिसमें मैंने आपको P की वैल्यू निकाल के दिखाई थी कि यहां उपग्राफों की संख्या 2 है। उसमें एक जो है वो मूल नेटवर्क है, उसके पास में एक उपग्राफ दिखाया हुआ है, सब ग्राफ दिखाया हुआ है, आपस में वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो असंबद्ध नेटवर्क होंगे। आप उनमें से एक लिंक से यदि दोनों को जोड़ दो तो वो संबद्ध हो जाएंगे। इट्स सो इजी। ठीक है, फिर आता है उन्मुख और गैर उन्मुख, ओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड। अब देखो इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि जिस भी हमें नेटवर्क में लिंक की दिशा देखने को मिलती है वो ओरिएंटेड होंगे, है ना। लिंक्स के ऊपर यदि दिशा का बोध हो, हमें लिंक्स को देखकर ये पता लग जाए कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कौन सा है, तो वो ओरिएंटेड नेटवर्क होंगे, है ना। तो हम ये देखते हैं कि उन्मुख ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ लिंक की दिशा को पहचानते हैं, अतः इन किनारों या लिंकों पर दिशा का प्रदर्शन तीर के द्वारा किया हुआ देखने को मिलता है। नॉन ओरिएंटेड ग्राफ जो होते हैं, है ना, गैर उन्मुख ग्राफ, है ना, उसमें हमें लिंक पर दिशा का कोई बोध नहीं देखने को मिलता, उस पर कोई विचार नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी समतलीय और असमतलीय या गैर समतलीय ग्राफों की, है ना। थोड़ी सी उसका एक और डायमेंशन यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए प्लानर, है ना, और नॉन प्लानर ग्राफ। ठीक है, हम यहां पर देखेंगे एक समतलीय ग्राफ और गैर समतलीय ग्राफ। ठीक है, तो आप जानते हो कि समतलीय ग्राफ 2D होता है, गैर समतलीय ग्राफ जो होता है वो 3D होता है। समतलीय ग्राफ में यदि कोई भी दो लिंक्स आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो अनिवार्यतः उनका जो प्रतिच्छेदन होगा वहां पर शीर्ष देखने को मिलेगा, नोड होगी, है ना। जबकि जो गैर समतलीय ग्राफ है, नॉन प्लानर ग्राफ है, उसके अंदर उनका जो अध्यारोपण है, ठीक है, वो नोड के बिना होता है, जंक्शन के बिना होता है, और उसमें त्रिविमीय चरित्र देखने को मिलता है। क्लियर? तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक समतल पर इस तरह से मैप किया जा सकता है जहां किन्हीं भी दो किनारों में एक समान बिंदु शीर्ष हो, है ना। किन्हीं भी दो किनारों में एक समान बिंदु यदि आता है, यदि कॉमन इंटरसेक्शन आता है, तो वो क्या होती है, नोड होती है ना। उसे प्लानर ग्राफ कहा जाता है ना। ग्राफ जिन्हें ऊपर बताए अनुसार मैप नहीं किया जा सकता वो नॉन प्लानर, है ना। और प्लानर द्विविमीय होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न परिवहन नेटवर्कों के प्रारूप, संरचना, आकार, कनेक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता में भिन्नताएं देखने को मिलती है।
है ना। अलग अलग क्षेत्रों के जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हैं उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी साइज़ वेरी करती है, उनमें डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी डिफ़र करती है, उनमें लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी डिफ़र करती है। उनकी बुनियादी ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पर हैगेट जो है वो ये क्लासिफिकेशन देता है। इसको थोड़ा सा समझना है, बहुत आसान है कि जो नेटवर्क होते हैं मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्लानर नेटवर्क और एक नॉन प्लानर नेटवर्क। हम लोग इनकी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। प्लानर नेट्स होते हैं 2 डायमेंशनल जिसमें होते हैं, उसमें पाथ के जैसे हो सकते हैं, ये वृक्षनुमा हो सकते हैं, ये सर्किट के जैसे हो सकते हैं, ये कोशिका की तरह हो सकते हैं। अभी आने वाली स्लाइड में हम इनका और डिस्क्रिप्शन करेंगे, अभी तो केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये जो तीनों हैं ये रेखिक प्रवाह तंत्र बनाते हैं, ठीक है, चाहे लीनियर हो, है ना, पाथ, सिंपल पाथ, या ट्री लाइक, या सर्किट, ठीक है। लेकिन जो सेल हैं, ठीक है, वो रेखिक अवरोध दर्शाती हैं या लाइन बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो हैगेट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हैगेट महोदय ने ये दिया था। अब देखो हम थोड़ा सा जो बात करते हैं प्लानर ग्राफ की बात जो है ना, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो प्लानर ग्राफ होता है ये 2 डायमेंशनल होता है, बार बार हमने ये चर्चा कर ली कि ये द्विविमीय होता है। इसमें क्या होते हैं, जो लिंक रेखाएं किनारे होते हैं एक दूसरे को काट सकते हैं, और जहां काटते हैं वहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग पॉइंट होता है, और क्रॉसिंग पॉइंट पर एक नोड होती है, शीर्ष होता है ना। जबकि गैर प्लानर ग्राफ जो होते हैं त्रिविमीय होते हैं, जिसमें 2 लिंक रेखाएं किनारे एक दूसरे को अध्यारोपित तो करते हैं लेकिन वहां पर कोई प्रकार का कोई शीर्ष नहीं होता, ठीक है ना, और शीर्ष नहीं होता, नोड नहीं होती। क्लियर, ये बात हमें करनी थी यहाँ पे। इसकी चर्चा हम पहले बहुत कर चुके हैं, इसलिए यहाँ टाइम हमें लगाने की जरूरत नहीं है। इस जगह हम लोग रुकेंगे। अभी हमने जो हैगेट का हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था उसको थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो जो प्लानर जाल होता है ना, प्लानर जाल हमने देखा था ना अभी हैगेट के जो क्लासिफिकेशन में, कि प्लानर जाल में 4 प्रकार दिखाए हुए थे, ठीक है, सिंपल पाथ, ठीक है, देन ट्री लाइक, देन सर्किट और सेल दिखाए हुए थे। जो हैगेट ने जो वर्गीकरण दिया उसमें हम एक एक करके उनकी बात करते हैं कि प्लानर जो नेट है ना, वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो पाथ है ना, हम इसमें सबसे पहला पकड़ते हैं पाथ, ठीक है। ये क्या होता है, एकल लिंक या पाथ सबसे सरल नेटवर्क है, सबसे सरल नेटवर्क है। ये सीधे डायरेक्ट पाथ भी हो सकते हैं और ये वंडरिंग पाथ भी हो सकते हैं, बट दीज आर द सिंपलेस्ट नेटवर्क्स। तो प्लानर नेटवर्क में, है ना, प्लानर नेट्स जो बनते हैं उनमें जो सबसे सरल है वो है पाथ, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इष्टतम पाथ जो है ना, ऑप्टिमम पाथ, वो कौन से होते हैं। अब उनको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जो 3 सबसे जो सरल तरीके हैं, नंबर 1 मार्ग सबसे छोटे हैं, है ना, सबसे छोटे मार्ग वाले पाथ। सबसे छोटे मार्ग मतलब यू नीड टू गिव लेस टाइम लेस एनर्जी, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है इष्टतम पाथ को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा हो सकता है अधिकतम प्रवाह पथ, ठीक है, जिसमें क्या 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 देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लो ऑफ गुड्स पीपल, है ना, ठीक है, वो वाला प्लानर जाल, ठीक है। किस कैटेगरी में, पाथ में इफिशिएंट होगा, वो कैसा होगा, इष्टतम होगा। तो एक जो सबसे छोटा हो, दूसरा जो सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा हो, फ्लो दिखा रहा हो, और तीसरा न्यूनतम लागत पाथ, जिसपे लागत सबसे कम आए। तो इष्टतम या यूं कहें जो ऑप्टिमम लेवल है उसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। एक मिनिमम डिस्टेंस, है ना, एकदम छोटा, ठीक है। 2 मैक्सिमम फ्लो, जिसके सारे सबसे ज्यादा फ्लो हो, और तीसरा मिनिमम कॉस्ट, है ना, न्यूनतम लागत। 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर इनको देखा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद आता है ट्री लाइक, है ना, पेड़ नुमा।
हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा है ना, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र पढ़ा है ना, वैसा सा ही होता है ये, है ना। ये वैसा सा ही होता है जिसमें प्रत्येक शीर्ष एक लिंक द्वारा नेटवर्क से जुड़ा होता है, लेकिन वे सर्किट बनाने के लिए कनेक्टिंग लूप के बिना होते हैं। ट्री लाइक में हमें क्या है, हमें सर्किट्स जो हैं उनकी संख्या कम देखने को मिलती है, ठीक है। नंबर ऑफ सर्किट्स हमें वहां पर कम देखने को मिलते हैं, क्लियर, या देखने को नहीं मिलते। और जो नोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद लिंक्स, वो लिंक्स से कनेक्टेड है, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग लूप्स, वो लूप्स नहीं बनाती, सर्किट नहीं बनाती, ठीक है। वो होते हैं पेड़ नुमा। सर्किट या लूप किसी क्षेत्र में जटिल नेटवर्क तंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लूप्स बनते हैं, है ना। अभी हमने पहले पीछे सर्किट की डेफिनेशन देखी है ना। इस तंत्र में कनेक्टिविटी की कोटि, डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि आप यदि लूप बना के कनेक्ट करोगे, ठीक है, दैट मीन्स नोड्स की संख्या यदि दो जगह बराबर है ना, एक जगह ट्री लाइक नेटवर्क है ना, और एक जगह मान लीजिए सर्किट्स हैं, तो सर्किट्स वाले में नंबर ऑफ एजेस ज्यादा होंगी, इसका मतलब डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। यहां कनेक्टिविटी की कोटि जो होती है वो अधिक होती है, परिवहन तंत्र जो है उसकी कुशलता को दर्शाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेल, है ना, जो चौथा जो हमारे प्लानर नेट्स है उसका चौथा प्रकार। हमने पाथ कर लिया, हमने ट्री लाइक कर लिया, हमने सर्किट कर लिया, चौथा जो है दैट इज कोशिका, सेल, है ना। भौगोलिक तंत्र का चौथा प्रकार कोशिका तंत्र है। कोशिकाएं अवरोध रेखाएं बनाती है जिनके सहारे प्रवाह चलता है, ठीक है, है ना। ये हो गया हमारा चौथा प्रकार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो विद्वान हुए थे, कोल एंड किंग, है ना। उन्होंने कई सारे प्रश्न सूचीबद्ध किए और उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी क्षेत्र का जो नेटवर्क एनालिसिस करें तो हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें संज्ञान में रखना चाहिए जब हम किसी भी क्षेत्र के नेटवर्क एनालिसिस के लिए आगे बढ़े। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उनकी चर्चा करते हैं। पहला, किसी भी नेटवर्क में लोकेशंस कितनी है, नोड्स कितनी है, कितने नोड्स हैं, है ना, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। नोड्स की संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक नेटवर्क की जटिलता को निर्धारित करती हैं। हमें किसी भी क्षेत्र में जो नेटवर्क है वो उसकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसका इस बात से भी सरोकार रहता है कि वहां नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। यह अलग बात है कि यह भी इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे कनेक्टेड है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, है ना। बट द फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ नोड्स। दूसरी बात आती है नंबर ऑफ लिंक्स, है ना। नेटवर्क में कितने लिंक हैं, ये परिवहन तंत्र का जो जाल है ना, उसको स्वरूपित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र का यदि आप नेटवर्क एनालिसिस करना चाहते हो, है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और बातें जो महत्वपूर्ण है उसमें एक आती है कि आपका जो ग्राफ है, ठीक है, बेसिकली इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, है ना। वो जो वास्तविक विश्व है उसका अमूर्त रूप है ना। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। ग्राफ शुड रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड नेटवर्क, है ना। तो क्या ग्राफ वास्तविक तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह एक अमूर्त या काल्पनिक तंत्र हो सकता है ना। और यदि करते हैं तो कैसे? तो तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये जानना है कि योर टोपोलॉजिकल मैप, योर टोपोलॉजिकल ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड और नॉट, एंड इफ रिप्रेजेंटिंग, हाउ।
है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चौथा, क्या ग्राफ निर्देशित है या नहीं। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई हमारी जितनी भी जो लिंक्स है उनके साथ संचलन जो है वो एक तरफा है या दो तरफा है ना, किस दिशा में अग्रसर है। इफ आवर ग्राफ इज डायरेक्टेड, दैट मीन्स द डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड देयर, है ना, जो दिशा है उसका वहां पर निरूपण है ना, दिशा वहां दर्शाई गई है। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी लिंक्स के सहारे मूवमेंट किस तरह का देखने को मिलता है, ये भी जानना चाहिए हमें किसी भी क्षेत्र का नेटवर्क एनालिसिस करने से पहले। अगली बात, नोड्स के बीच किस तरह का संपर्क है ना, नोड्स जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस कैसा है उनके बीच, किस तरह की दूरियां शामिल है। ठीक है, डिस्टेंसेस कैसी हैं, नेटवर्क का अभिविन्यास क्या है ना, ये ओरिएंटेड है या नॉन ओरिएंटेड नेटवर्क है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों को हमें किसी भी क्षेत्र के नेटवर्क एनालिसिस से पहले संज्ञान में लेना चाहिए। आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली आप लोगों को ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में एंटर करने के लिए ना, उसकी शुरुआत के लिए तैयार करना है। इसीलिए कुछ फंडामेंटल्स पे बात की गई है, क्योंकि ये फंडामेंटल जब हमारे क्लियर होंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि किसी भी क्षेत्र का जो टोपोलॉजिकल मैप होता है वो क्या होता है, और किसी भी क्षेत्र के लिए हम जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए आगे बढ़ें, हम यदि संरचनात्मक विश्लेषण करना चाहें परिवहन तंत्र का, तो हम किस तरह कर सकते हैं। हम यदि कई तरह के इंडाइसिस का यूज़ करते हैं, सूचकांकों का यूज़ करते हैं, तो उन सूचकांकों में हम जिन बारीकियों को देखेंगे वो उन्हीं सब चीज़ों से संबंधित होंगी जिनके बारे में आज के लेक्चर में हमने चर्चा की है। तो हम यदि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की शुरुआत करना चाहते हैं, हम यदि परिवहन भूगोल की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस फंडामेंटल लेक्चर को सुनना चाहिए और इसमें जो बातें की गई उस पर हमारी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम आगे जो इसमें जितनी भी तरह की जो इंडाइसेस आएंगी, जो सूचकांक आएंगे, है ना, और उसके बाद में जब हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में बहुत सारी जो थियरीज हैं जब उनकी बात करेंगे, तो वो सब चीज़ें हमें धीरे धीरे आराम से समझ में आने लगेगी। मैं आशा करता हूँ कि शायद ये लेक्चर जो है वो आप लोगों की तैयारी को और मजबूत करेगा। थैंक यू वेरी मच।